देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार। किसी गंभीर समस्या के कारण मैं आप सभी को कहानी नहीं सुना सका, लेकिन आप सभी का प्यार मेरे साथ अभी तक जैसा कि पहले बना था वैसा ही बना रहा। इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। लेकिन अब मैं लौट आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए एक बेहतरीन कहानी के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की भूतिया कहानी की ओर। दोस्तों, ये उस रात की बात है जब मैं दीघा बस डिपो के पास वाले टैक्सी स्टैंड पर रुका था। वैसे तो उस वक्त टैक्सी स्टैंड पर 2-4 टैक्सी लगी हुई थी, पर वहां मेरे अलावा सिर्फ एक ही आदमी था जो सो रहा था। मैं भी काफी थक चुका था, तो मैं भी उसके बगल में लगे चारपाई पे जाकर पसर गया। अभी मैं लेटा ही था कि तभी किसी औरत ने कहा, अरे ब्रिजमोहन जी, चलो जल्दी चलो, नहीं तो ट्रेन छूट जाएगी। उस लेडी की आवाज़ सुनते ही मैंने अपनी आंखें खोली तो सामने मुझे एक औरत दिखी जो दिखने में काफ़ी अमीर नज़र आ रही थी। मसलन उसके कपड़े और गहनों से साफ पता चल रहा था कि वो किसी रसूख परिवार से है। उस पर नज़र पड़ते ही मैं चारपाई से उठा और उस लेडी से बोला, मैडम आपको कहाँ पर जाना है? मेरी ये पूछने पर उस लेडी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया और उस दूसरे आदमी को ही आवाज़ देती रही, जिससे मुझे लगा कि ये औरत उस ड्राइवर की ही कोई जान पहचान की होगी। इसलिए फिर मैं कुछ नहीं बोला और चारपाई पर वापस लेट गया। मेरे चारपाई पर लेटने के कुछ देर के बाद वो लेडी चली गई, पर वो आदमी जिसे वो लेडी आवाज़ दे रही थी वो वैसे ही औंधे मुँह लेटा रहा। और जब मैंने ये नोटिस किया कि वो जरा भी हिलडुल नहीं रहा है, तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए मैं अपनी चारपाई से उठा। उस आदमी के पास जाके मैंने उसे आवाज़ देते हुए बोला, अरे ओ भाई साहब, आप ठीक तो हैं? मेरे इतना कहते ही वो आदमी उठा और अपने आसपास एक नज़र घुमाने के बाद बोला, आप कौन? जिस पर मैंने उस आदमी को अपना नाम बताते हुए कहा, जी मेरा नाम अशोक है और मैं टैक्सी ड्राइवर हूँ। अपना परिचय देने के बाद जब मैंने उस आदमी के बारे में पूछा तो उसने बोला, जी मेरा नाम ब्रिजमोहन है और मैं भी टैक्सी ड्राइवर हूँ, पर अब मैं टैक्सी नहीं चलाता। उस आदमी यानी ब्रिजमोहन के ये कहते ही मैंने उससे अगला सवाल करते हुए पूछा, फिर आप यहाँ पर कैसे? और वो औरत कौन थी जो आपको चलने को कह रही थी? मेरे इस सवाल पर ब्रिजमोहन जी थोड़े असहज हो गए, जिसके चलते वो जवाब देने की बजाय मुझसे सवाल करते बोले, आपको पहले यहाँ देखा नहीं, आप यहाँ पर नए आए हैं क्या दीघा में? जिस पर मैंने बोला, हाँ बस 2-4 दिन ही हुए हैं यहाँ पर। इसके बाद ब्रिजमोहन जी के साथ मेरी काफ़ी लंबी गपशप चली, पर उन्होंने उस औरत के बारे में कुछ भी नहीं बताया। खैर काफ़ी बातचीत करने के बाद मैं सो गया। फिर अगली रात जब मैं टैक्सी स्टैंड पर पहुंचा तो टैक्सी स्टैंड पर कोई भी नहीं था, यहाँ तक कि कोई टैक्सी भी नहीं। किसी को वहाँ पर ना पाकर मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर मैं करता भी तो क्या, वैसे भी किसी से मेरी ज़्यादा बोलचाल नहीं थी। और अभी मैं वहीं पर खाली पड़ी चारपाई पर लेटा ही था कि तभी वो कल रात वाली औरत वहाँ पर आ गई और आते ही ब्रजमोहन जी को आवाज़ देने लगी। पर वहाँ तो मेरे अलावा कोई और था ही नहीं। जिस पर मैंने उस औरत से बोला, ब्रजमोहन जी तो नहीं है यहाँ पर, आपको कहीं जाना है तो मैं चलता हूँ। मेरे ये कहते उस औरत ने एक नज़र मेरी तरफ देखा और फिर बिना कुछ बोले ही वो वहाँ से चली गई। फिर उस रात के बाद कुछ दिनों तक ब्रजमोहन जी वहाँ पर दिखे नहीं और ना ही वो औरत आई। पर एक रात जब मैं बारहा स्टेशन से वापस लौट रहा था तो रास्ते में मुझे ब्रजमोहन जी दिख गए और जब मैंने गाड़ी उनके पास जाकर रोकी तो मैंने देखा कि उनकी हालत बहुत ख़राब है। मैंने फ़ौरन ही उन्हें अपनी टैक्सी में बिठाया और अस्पताल की तरफ चल पड़ा। अभी मैं अस्पताल की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी पिछली सीट पर मेरी नज़र पड़ गई, जिस वजह से मैं घबरा गया। दरअसल पिछली सीट पर ब्रिजमोहन जी के साथ वो औरत भी बैठी हुई थी। इससे पहले मैं कुछ रिएक्ट करता कि उस औरत ने बोला, ब्रिजमोहन अस्पताल नहीं बल्कि मेरे डेरे पर जाएगा। उस औरत के ये कहते ही मैंने टैक्सी को साइड में रोकने की कोशिश की, पर अब मेरी टैक्सी मेरे कंट्रोल में नहीं थी। देखते ही देखते टैक्सी ने स्पीड पकड़ ली और जब टैक्सी अपने आप ही हाईवे से उतरकर किसी कच्चे रास्ते पर आई तो मेरा दिल बैठने लगा, क्योंकि जिस कच्चे रास्ते पर टैक्सी चल रही थी वो किसी जंगल की तरफ जा रहा था। इसी बीच मैं जोर जोर से चीखता और चिल्लाता रहा ताकि कहीं कोई मदद मिल जाए, पर कहीं से कोई भी मदद नहीं मिली। और जब टैक्सी रुकी तो मेरी नज़र सामने के पेड़ पर गई, जिससे बहुत सारे लोग लटके हुए थे
अभी मैं उन लटके हुए लोगों को ही देख रहा था कि इसी बीच उस औरत ने बृजमोहन के गले में रस्सी बांध दी और खींचते हुए उस पेड़ की तरफ लेकर जाने लगी। वहीं मैं अपनी ड्राइविंग सीट पर बैठा थरथराता रहा और उस औरत ने मेरे आंखों के सामने बृजमोहन को उसी पेड़ से लटका दिया जिस पेड़ से बाकी के लोग लटके हुए थे। फिर इसी बीच मेरे सीने में बहुत तेज दर्द उठा और दर्द के उठते ही मैं बेहोश हो गया। और फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरी टैक्सी किसी पेड़ से भिड़ी हुई थी और मेरा सर स्टीयरिंग व्हील पर टिका हुआ था और मेरे माथे से खून भी बह रहा था। मेरे होश में आते ही मैं जैसे तैसे टैक्सी से बाहर निकला और अपने आसपास देखा तो मैंने पाया कि मैं चुनार रोड के बाईपास पर खड़ा हूँ। कुछ देर सांस लेने के बाद मैंने कॉल किया और मदद के लिए किसी को बुला लिया। दोस्तों, इस घटना के बाद मैं अपने गांव लौट आया और फिर कभी दीघा टैक्सी स्टैंड पर नहीं गया। पर जब मैंने थोड़ी छानबीन की तो मुझे एक टैक्सी ड्राइवर से पता चला कि बृजमोहन किसी काली शक्ति को अपने बस में करने के लिए तंत्र विद्या की साधना कर रहा था, पर उसकी वो साधना उल्टी पड़ गई, जिसके बाद से उसे कुछ आत्माएं दिखाई देने लगी, जिसके चलते उसने ड्राइविंग भी छोड़ दी। पर वो रातों के समय टैक्सी स्टैंड पर अक्सर आता था। दोस्तों, मुझे बृजमोहन जी और उस औरत के बारे में ज़्यादा कुछ पता तो नहीं चला, पर उस रात जो मैंने महसूस किया और जो देखा उससे मुझे यकीन हो गया, जो दुनिया हम अपनी आंखों से देख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा ये दुनिया अलग है, जिसे ना तो हमें देखने की हिम्मत है और ना ही सहने की। अच्छा है कि हमें भूत प्रेत दिखाई नहीं देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो में एक और लेटेस्ट हॉरर स्टोरी की ओर, जो कि पिलखुआ स्टेशन की है। दोस्तों, मैं आज भी उस रात को याद करता हूँ जैसे कल की बात हो। वो जुलाई का शनिवार था, ठीक 25 साल पहले, जब गर्मी की उमस भरी हवा में सांस लेना बेहद मुश्किल हो रहा था। मैं, शौकत और मेरा सबसे करीबी दोस्त नूरसैन एक छोटी सी यात्रा पर निकले थे। हम दोनों बचपन से साथ में थे, गांव के उस छोटे से स्कूल में जहां हमने पहली बार एक दूसरे से दोस्ती की थी। नूरसैन हमेशा हंसमुख था और उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी, जैसे दुनिया की कोई चिंता उसे छू नहीं सकती। मैं थोड़ा गंभीर और किस्म का था, लेकिन उसकी संगत में मैं भी बहुत खुश रहता था। पर उस रात हम दिल्ली से ट्रेन में सवार हुए थे एक पुराने दोस्त की शादी में जाने के लिए, लेकिन किसे मालूम था कि वो यात्रा हमारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, उस रात ट्रेन देर से चल रही थी, जैसा कि अक्सर होता है। बाहर अंधेरा इतना घना था कि खिड़की से कुछ भी दिखाई नहीं देता था। मैं सीट पर बैठा अपनी घड़ी देख रहा था। उस वक्त रात के 1:13 हो चुके थे जब ट्रेन पिलखुआ स्टेशन पर आकर रुकी। पिलखुआ वो छोटा सा स्टेशन जो दिल्ली से ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन रात के समय में वो जगह किसी सुनसान जंगल जैसी लगती थी। प्लेटफार्म पर हल्की हल्की रोशनी थी, कुछ पुराने बल्ब जो टिमटिमा रहे थे। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे कोई पुरानी चीज़ सड़ रही हो। पर हम दोनों ट्रेन से नीचे उतरे और हमारे कंधों पर छोटे छोटे बैग भी थे। हमें स्टेशन पर कोई भीड़ भी नहीं दिख रही थी, सिर्फ 2-4 यात्री जो जल्दी जल्दी प्लेटफार्म पार कर रहे थे। तभी मैंने नूरसैन की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था, शायद थकान की वजह से। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े स्टेशन के बाहर जाने के लिए। उस स्टेशन की प्लेटफार्म की लंबाई ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस रात वो अंतहीन लग रही थी। फिर अचानक ही कहीं से एक छाया सी हमें दिखाई दी, तो वो एक भिखारी था। पुराने से फटे कपड़ों में वो लिपटा हुआ था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी जैसे कोई जंगली जानवर की हों। तभी वो हमारे पास आया, धीरे धीरे जैसे हवा में तैरता हुआ, जिसे देखते ही मैं रुक गया और मेरा दोस्त भी। तभी भिखारी ने हाथ फैलाया, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। उसकी उंगलियां लंबी और पतली थी, जैसे हड्डियां ही बची हो। उस वक्त हवा में एक ठंडक सी फैल गई। हालांकि जुलाई की रात थी, पर मैंने महसूस किया कि मेरी सांसें काफ़ी तेज हो गई हैं। वो भिखारी मेरे बहुत करीब आ गया और फिर जो घटना हमारे साथ घटी वो मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी याद बन गई। जी हाँ दोस्तों, उस भिखारी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई पुराना रहस्य छिपा हो। वो हमारे इतने करीब आ गया कि मैं उसकी सांसों की गंध महसूस कर सकता था, एक पुरानी कब्र की तरह। अचानक ही प्लेटफार्म की रोशनी टिमटिमाई और वो एकदम से बुझ गई। पूरा स्टेशन उस वक्त अंधेरे में डूब गया।
मैंने भी नूरसैन का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक ठंडी हवा वहाँ पर मौजूद थी। जब रोशनी दोबारा हुई तो वो भिखारी गायब था और नूरसैन भी वहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, जिसे देखते मैं घबरा गया। तभी मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन वो प्लेटफार्म पूरी तरह से खाली था। सिर्फ मुझे दूर से एक ट्रेन की सीटी की आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, जो अब जा चुकी थी। तभी मैंने आवाज़ लगाने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ मेरे गले में ही अटक गई। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था कि वो बाहर निकल जाएगा। तभी मैं प्लेटफार्म पर इधर उधर भागा, स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ गया, लेकिन वहाँ पर ताला लटका हुआ था। बाहर की सड़क पर भी कोई नहीं था। रात का सन्नाटा उस वक्त इतना गहरा था कि मेरी सांसों की आवाज़ भी गूंज रही थी। मैंने सोचा शायद नूरसैन आगे चला गया होगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि कुछ तो गलत हुआ है। उस भिखारी की याद आते ही मेरे शरीर में सिरहन सी दौड़ गई कि वो कौन था और कहाँ से आया और क्यों उसकी मौजूदगी में हवा इतनी ठंडी हो गई थी। दोस्तों, उस रात मैं स्टेशन पर ही रुका और सुबह होने का इंतज़ार करने लगा, लेकिन मुझे सुबह भी कोई राहत नहीं मिली। पुलिस आई और जब पूछताछ की, लेकिन वहाँ पर कोई सुराग ही नहीं मिला। नूरसैन अब तक गायब था, जैसे उसे ज़मीन निगल गई हो। मैं अपने दिमाग में टेंशन लिए अपने घर वापस लौटा, लेकिन उस घटना ने मुझे बदल दिया था। हर रात मुझे सपनों में वो स्टेशन आता और वो भिखारी की आंखें और नूरसैन का गायब होना। तभी मैंने फैसला किया कि इस रहस्य को मैं सुलझा कर रहूँगा। फिर अगले दिन मैं पिलखुआ स्टेशन के बारे में पता लगाने लगा। मैंने वहाँ के पुराने लोगों से बात की और किताबें पढ़ी, तो धीरे धीरे एक पुरानी कहानी सामने आई जो मुझे और भी ज़्यादा डरा गई। कहते हैं कि पिलखुआ स्टेशन कोई साधारण जगह नहीं है। 100 साल पहले वहाँ पर एक पुराना कब्रिस्तान था। ब्रिटिश राज में रेलवे लाइन बिछाने के लिए कब्रों को उखाड़ दिया गया था, लेकिन एक कब्र ऐसी थी जो किसी श्रापित आत्मा की थी। वो एक भिखारी था जो जिंदा दफनाया गया था, क्योंकि लोगों ने उसे चुड़ैल का साथी समझा, जिसकी वजह से उसकी आत्मा आज भी स्टेशन पर भटकती है। खासकर जुलाई की उन रातों में जब चांद छुपा होता है, वो भिखारी बनकर आता है और जो भी उसके करीब जाता है तो उसे अपने साथ ले जाता है। इन सब कहानियों को मैंने पहले तो मजाक समझा, लेकिन अब वो सच लग रही थी। तभी मैंने फैसला किया कि मैं वहाँ पर वापस जाऊँगा और नूरसैन को ढूंढ कर रहूँगा। ऐसे ही मुझे कई महीने बीत गए। मैं तैयारी करता रहा, पर मेरे रातों की नींद उड़ चुकी थी। बस उस घटना की यादें मेरे जहन में रहती थी। तभी मैंने एक पुरानी किताब खरीदी जिसमें भूत प्रेत की कहानियाँ थी। उसमें लिखा था कि ऐसी आत्माओं को शांत करने के लिए कुछ मंत्र होते हैं, लेकिन मैंने उन्हें आजमाया नहीं। मुझे डर था कि कहीं और बुरा ना हो जाए। फिर 1 साल बाद फिर से जुलाई का शनिवार आया। मैं अकेला ट्रेन में सवार हुआ। वही समय, वही स्टेशन। मेरा दिल उस वक्त ज़ोरों से धड़क रहा था, लेकिन मैं तैयार था। तभी रात के 1:13 पर ट्रेन रुकी और उस ट्रेन के रुकते ही मैं नीचे उतरा और जैसे प्लेटफार्म पर कदम रखा कि मुझे वही ठंडी हवा फिर से महसूस हुई, जो कि सड़ांध वाली थी। लेकिन मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि वहाँ पर वही भिखारी था, पर इस बार मैं उसे देखकर डरा नहीं। और मैं उसके पास पहुँचा तो मैंने देखा कि उसकी आंखें अभी भी वैसी चमक रही थी जो कि मैंने पहले देखी थी। फिर मैंने महसूस किया कि उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, सिर्फ एक खालीपन। फिर अचानक की रोशनी बुझ गई। तभी मुझे लगा कि मुझे कोई खींच रहा है। जब रोशनी आई तो मैं ज़मीन पर नीचे गिरा पड़ा था और वो भिखारी गायब था। लेकिन मेरे सामने अब एक छाया थी, लेकिन वो नूरसैन नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा थी। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें पूरी तरह से खाली थी, लेकिन वो मुझे घूर कर देख रहा था, जैसे मुझे कह रहा हो कि यहाँ से भाग जा। तभी मैं जल्दी से उठा और स्टेशन से बाहर भागा, पर मैं पीछे नहीं मुड़ा। लेकिन उस रात के बाद मेरी ज़िंदगी में अजीब सी चीज़ें होने लगी। घर में रात को मेरे आवाज़ें आती थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मैंने नूरसैन के परिवार से भी बात की, लेकिन वे मानते नहीं थे। कहते थे कि शायद कोई दुर्घटना हुई होगी, लेकिन मुझे मालूम था कि ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता गया, लेकिन वो रहस्य मेरे साथ रहा। मैंने पिलखुआ स्टेशन के बारे में और भी खोजबीन की, तो पता चला कि वहाँ कई लोग गायब हुए हैं, खासकर रात के वक्त। पुराने रिकॉर्ड में दर्ज था कि 50 साल पहले भी एक ऐसा ही मामला हुआ था। एक यात्री और उसका दोस्त ट्रेन से नीचे उतरे थे, तभी वो भिखारी आया और उनमें से एक यात्री गायब हो गया।
पुलिस ने छानबीन की और उसके बाद केस बंद कर दिया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि वो स्टेशन श्रापित है। तभी मैं एक बाबा से मिला जो तंत्र मंत्र जानता था। उसने बोला कि भिखारी की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, इसलिए वो बदला लेती है, लेकिन उस आत्मा को मुक्ति कैसे दी जाए। तभी उस बाबा ने बोला, स्टेशन पर जाकर उस कब्र को ढूंढो जो उखाड़ी गई थी। उस बाबा के कहने के बाद मैं फिर से गया, पर इस बार दिन के समय में। स्टेशन के पीछे एक पुराना मैदान था जहाँ पर घास उगी थी। तभी मैंने वहाँ पर खुदाई की तो मुझे एक कंकाल मिला जो बहुत ही गंदी बदबू मार रहा था। तभी मैंने उस कंकाल को जलाया और जैसी आग की लपटें उठी कि तभी एक तेज चीख हवा में गूंजी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे कोई सदियों से दबी हुई आत्मा मुक्त होने की कोशिश कर रही हो। हवा इतनी तेज हो गई कि मेरे पैर डगमगा गए और मैं वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। मेरे हाथ में वो पुराना सिक्का अब भी था जो भिखारी की छाया ने मुझे दिया था। वो सिक्का बहुत गर्म था, जैसे उसमें कोई शक्ति बची हो। तभी मैंने अपने आसपास देखा तो प्लेटफार्म खाली था, लेकिन मुझे लगा कि कोई मुझे देख रहा है। नूरसेन की छाया जो आखिरी बार मुझे दिखी थी वो अब वहाँ पर नहीं थी। तभी मैंने सोचा शायद अब वो मुक्त हो गया है, लेकिन मेरे दिल में एक खालीपन था। क्या ये वाकई ख़त्म हुआ है? और उसी खालीपन के साथ मैं अपने घर लौटा। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई और वो सिक्का मैंने अपने पास रख लिया एक छोटे से डिब्बे में। फिर अगले दिन मैंने उस इतिहासकार से फिर से मुलाकात की जिसने मुझे भिखारी की कहानी बताई थी। मैंने उसे सिक्का दिखाया तो उसने चश्मा ठीक किया और सिक्के को ध्यान से देखा। उसका चेहरा बहुत गंभीर हो गया और अपने गंभीर चेहरे के साथ कहा कि ये सिक्का कोई साधारण सिक्का नहीं है। उसने कहा ये उस जादूगर का सिक्का है जिसे लोग भिखारी समझते थे। इस पर एक प्राचीन मंत्र खुदा है जो आत्माओं को बांधता है। तुमने इसे जलाकर शायद उसे मुक्त करने की कोशिश की है, लेकिन अगर वो चीख सुनाई दी तो इसका मतलब है कि वो पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ। अब ये सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने सोचा था कि कंकाल जलाने से सब खत्म हो जाएगा, लेकिन अब ये नई बात मेरे दिमाग में घूमने लगी। उस इतिहासकार ने मुझे एक पुरानी किताब दी जो उसके दादाजी ने उसे दी थी। किताब में लिखा हुआ था कि ऐसे जादूगर जो आत्माओं को बांधते हैं उनकी शक्ति को पूरी तरह खत्म करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना पड़ता है। इसके लिए उस जगह पर जाना होता है जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी और एक खास मंत्र के साथ उनकी आत्मा को मुक्त करना होता है। लेकिन किताब में ये भी चेतावनी थी कि अगर अनुष्ठान गलत हुआ तो आत्मा और भी खतरनाक हो सकती है। तभी मैंने फैसला किया कि ये सब खत्म करना होगा नूरसेन के लिए और अपनी शांति के लिए। मैंने उस बाबा से फिर से संपर्क किया जिसने मुझे पहले ताबीज़ दिया था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में वही तेज था। मैंने उसे सारी बात बताई, कंकाल, चीख और सिक्का। उसने चुपचाप से मेरी बातें सुनी और फिर कहा, तुमने जो किया वो आधा काम था। उस आत्मा को अब भी बदला चाहिए। वो सिक्का उसकी शक्ति का हिस्सा है, इसे नष्ट करना होगा, लेकिन बहुत ही सावधानी से। तभी उस बाबा ने मुझे एक अनुष्ठान बताया और कहा कि इसके लिए मुझे फिर से पिलखुआ स्टेशन जाना है, वो भी पूर्णिमा की रात को ठीक 1:13 पर। और मुझे ये भी बताया कि उस सिक्के को एक पवित्र अग्नि में जलाना है, वो भी एक मंत्र पढ़ते हुए उस आत्मा को मुक्त करना है। लेकिन उसने चेतावनी दी, अगर तुम डर गए या मंत्र में गलती हुई तो वो आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। अब ये सुनते ही मैं डर गया था, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। पर नूरसेन की यादें मुझे हर रात सताती थी। मैंने तैयारी शुरू कर दी। उस बाबा ने मुझे एक छोटा सा ताबीज और मंत्रों की एक पोटली दी। मैंने भी अपने परिवार को कुछ नहीं बताया क्योंकि वे पहले ही मुझे पागल समझने लगे थे। वो जुलाई का महीना फिर से आया और मैंने वही ट्रेन पकड़ी, वही पुरानी ट्रेन जो उसी वक्त स्टेशन पर उतारती है। लेकिन जैसे मैं स्टेशन पर उतरा तो उसी ठंडी हवा ने मुझे फिर से घेर लिया। प्लेटफार्म पर कोई नहीं था, सिर्फ वही टिमटिमाती रोशनी। फिर मैंने एक छोटा सा हवन कुंड बनाया जैसा कि उन बाबा ने बताया था। तभी मैंने वो सिक्का निकाला और उसे अग्नि में डाला और मैंने वैसे ही मंत्र पढ़ने शुरू किए जैसा कि उन बाबा ने बताए थे। और मंत्र के पढ़ते ही वहाँ पर हवा तेज हो गई और मुझे लगने लगा कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। और जब मैंने पीछे देखा तो वहाँ कोई नहीं था। फिर अचानक ही वो सिक्का आग में पिघलने लगा और उसमें से एक धुआं उठा। उस धुएं में एक चेहरा बनने लगा और जब मैंने उसे ध्यान से देखा तो वो चेहरा उसी भिखारी का था। वही लाल आंखें,
वही डरावनी जैसी सूरत। फिर मैंने मंत्र और भी तेज पढ़ने शुरू कर दिए, लेकिन मेरे हाथ कँपा रहे थे। तभी मुझे नूरसेन की आवाज़ सुनाई दी, शौकत रुक मत, इसे ख़त्म कर दे। मैंने आखिरी मंत्र पढ़ा और तभी एक जोरदार धमाका हुआ, तो उसमें से निकलता हुआ धुआं वो एकदम से गायब हो गया और वो सिक्का भी पूरी तरह से राख बन गया। लेकिन दोस्तों, वो रात मेरे लिए आखिरी नहीं थी, क्योंकि जब मैं घर लौटा तो सब कुछ बदल गया था। मेरे सपनों में अब नूरसेन नहीं आता था, लेकिन उस भिखारी की छाया कभी कभी दिख जाती थी। मैंने उस बाबा से फिर से मुलाकात की तो उसने कहा कि वो आत्मा मुक्त हो गई है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा मेरे साथ रह गया है, क्योंकि मैंने उसका सिक्का छुआ था। उसने कहा कि ये श्राप मेरे साथ रहेगा, लेकिन अगर मैं सच्चे मन से जीऊँ तो वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर ऐसे ही वक्त बीता, लेकिन वो घटना मेरे दिल में बसी रही। मैंने पिलखुआ स्टेशन जाना छोड़ दिया, पर अब मैं एक साधारण जिंदगी जीता हूँ। लेकिन हर जुलाई की रात को जब घड़ी 1:13 दिखाती है तो मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है। शायद नूरसेन, या फिर शायद वो भिखारी, या फिर ये मेरा डर है जो मुझे डराता है। पर मैंने उस सिक्के की राख को एक नदी में बहा दिया, लेकिन उस रात की यादें कभी नहीं बही। नूरसेन की हंसी, उसकी दोस्ती और वो दर्दनाक रात, सब कुछ मेरे साथ है हमेशा के लिए। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।